हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रमोद एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है पृथ्वी के ताप कटिबंध, अर्थ हीट जोन। जिसे जानते हैं पहले कि कटिबंध क्या होता है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को ही कटिबंध कहते हैं। यह क्षेत्र विषुवत रेखा से दूरी के अनुसार बांटे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य की किरणें कितनी लंबवत पड़ती हैं, यह उस स्थान की विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर करता है। जो पूरा ग्लोब होता है वहाँ क्या होता है, तापमान जैसा नहीं होता है। ये मान लेते हैं अगर विषुवत रेखा है तो ऊपर जब जाएंगे तो क्या है, यहाँ पे तापमान हर जगह समान नहीं होता है। तो क्या है, कहीं तापमान ज़्यादा कहीं तापमान कम। तो इसी तापमान के आधार पर इसे क्या है, पृथ्वी को या ग्लोब को कई कटिबंधों में बांट दिया गया है। मतलब क्या होता है, कोई एक क्षेत्र, तो इसे 3 कटिबंधों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। दूसरा क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। तीसरा क्या है, शीत कटिबंध। आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म क्षेत्र। शीतोष्ण मतलब क्या होता है, गर्म और ठंडा प्रदेश। एक होता है शीत कटिबंध, मतलब वह क्षेत्र जो सिर्फ ठंडा ही होता है। चलिए आते हैं उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन। यह विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी के बीच का भाग है, जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। कर्क और मकर रेखाओं पर एक सौर वर्ष में एक बार और इनके बीच के क्षेत्र में एक सौर वर्ष में 2 बार सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे यह भाग बहुत गर्म रहता है। इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये इस क्षेत्र में औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अभी हम डायग्राम समझेंगे। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य कभी भी सर के ठीक ऊपर नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जो सूर्य किरणें हैं तिरछी होती हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं अंटार्कटिक रेखा के बीच तापमान कम ज़्यादा रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म रहता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तीसरा आपका है शीत कटिबंध, फ्रिज जोन। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ का पूरा क्षेत्र बहुत ही ठंडा रहता है। जब सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पड़ेंगी वहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे वह क्षेत्र बहुत ही ठंडा हो जाता है। इसलिए उस ठंडे प्रदेश को हम शीत कटिबंध कहते हैं। अब हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि ये तीनों कटिबंध कहाँ और कैसे हैं। अब हम देखते हैं ये जो रेखा है बीच वाली, इसे कहते हैं 0 अंश की अक्षांश रेखा, जो क्या करती है, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इसे कहते हैं इक्वेटर, या इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। मतलब जो रेखा ग्लोब को, पृथ्वी को बराबर बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर 23.5 अंश नॉर्थ में और दक्षिण में 23.5 अंश जो ऊपर की रेखा है इसे कहते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे का है इसे कहते हैं मकर रेखा। अगर हम सूर्य का स्थिति देखें तो सूर्य क्या है, इस कर्क रेखा
और मकर रेखा के बीच हमेशा लंबवत चमकती रहती है। जो आपका एक कर्क रेखा है यहाँ पे 21 जून को, मकर रेखा है यहाँ क्या होती है 22 दिसंबर को, और भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, जिससे ये पूरा भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जहाँ सूर्य की किरणें बहुत लंबवत पड़ेंगी तो वहाँ पे तापमान या सौर ऊष्मा बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे वह क्षेत्र, वह भाग बहुत गर्म हो जाएगा। उसे हम कहेंगे गर्म क्षेत्र। लेकिन इस गर्म क्षेत्र को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब हम इसके ऊपर किसके 23.5 के ऊपर कहाँ जाएंगे, 66.5 अंश नॉर्थ में, और 66.5 क्या होता है साउथ में। यहाँ का जो भाग है इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्यों कहते हैं इसको ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कभी सूर्य किरणें तापमान कुछ मिलता है और कभी तापमान बिल्कुल नहीं मिलता है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। जब अगर हम बात करें उत्तर की तरफ तो यहाँ जब 21 जून का टाइम आता है तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्यातप हमको मिलता है, जिससे भाग गर्म रहता है। लेकिन जब यही सूर्य यहाँ चमकेगा तो क्या हो जाता है, पूरा क्षेत्र यहाँ पे ठंडा हो जाता है। इस कारण क्या कहते हैं, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब शीत भी हो, ठंडा भी हो और गर्म भी हो, तो वह क्षेत्र जो ठंडा और गर्म दोनों रहता है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो चाहे उत्तर की बात करें 23.5 66, और चाहे दक्षिण की बात करें 23.5 से 66.5, यहाँ पे तापमान कभी ज़्यादा मिलता है, कभी बहुत तिरछा मिलता है, जिससे क्या है, भाग गर्म रहता है और ठंडा रहता है, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब 66.5 अंश नॉर्थ, 66.5 अंश साउथ के ऊपर देखें हम 66.5 से लेके 90 तक, उसे कहते हैं शीत कटिबंध। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में तापमान बहुत ही कम मिलता है, जिससे यह पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश ठंडा रहता है। इसीलिए इस ठंडे प्रदेश को हम शीत कटिबंध कहते हैं। अब देखते हैं कि जो तमाम कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस ग्लोब से, इस कटिबंध से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा अगर हम सिविल का भी एग्जाम की बात करते हैं, इस ग्लोब से, इस कटिबंध से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रदेश में या किस क्षेत्र में तापमान सबसे अधिक रहता है, तो क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में भी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा तापमान वहीं पे मिलता है। और क्या होता है, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे खूब वर्षा होगी। तो इसलिए क्या होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में खूब वर्षा, खूब तापमान, तो जिससे क्या होता है, वहाँ पे खूब ढेर सारे वन उग जाते हैं। और यहाँ के वनों को, यहाँ के वन कैसे होते हैं, सदा बहार होते हैं। क्योंकि वन के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, जल चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो यहाँ क्या है, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जिससे क्या है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि किस क्षेत्र के वनों की पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं। जो भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र है, यहाँ के जो वन हैं उनकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। और यहाँ के वन, यहाँ के वृक्ष बहुत ही कठोर होते हैं। और यहाँ के वृक्ष बहुत ही लंबे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा खूब मिल रहा है, तापमान खूब मिल रहा है, जिससे यहाँ के जो वन होते हैं खूब तेजी से ग्रोथ करते हैं। और क्या पूछता है, कौन सा प्रदेश बहुत ठंडा है,
तो कौन सा है, शीत कटिबंध है। अब क्या है, इसी शीत कटिबंध में को भी क्या है, दो भागों में बांटा गया है। ऊपर भाग क्या हो गया, टुंड्रा, नीचे क्या हो गया, टंडा टाइगा। सेम कंडीशन क्या है, साउथ में भी है, ऊपर क्या है टुंड्रा, नीचे क्या है टाइगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रदेश सबसे ठंडा प्रदेश है। अब क्या हो गया, जो शीत कटिबंध है इसे भी क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, एक टुंड्रा एक टाइगा। जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसे कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश में तापमान सबसे कम होता है और ये पूरा प्रदेश सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे यहाँ के पूरे क्षेत्र हमेशा बर्फ जमा रहती है। इसलिए यहाँ पे जीव जंतु वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रदेश में वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का अभाव पाया जाता है। तो कौन सा प्रदेश है, वो आपका है टुंड्रा प्रदेश। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र से कि 2 बजे से लेके 4 बजे की वर्षा किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में या कहाँ पे होती है। जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पे 2 बजे से लेके 4 बजे की डेली वर्षा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तापमान खूब मिलता है तो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही अधिक होती है। और जब वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन क्रिया खूब अधिक होती है तो जो यहाँ के जलवाष्प हैं क्या करते हैं, ऊपर उड़ के क्या हो जाता है, उनका हो जाता है संघनन। और लगभग 2 बजे तक उनके जलवाष्प की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि जो उनका जलवाष्प हुई है उनको वहां पे वो रोक नहीं पाता है और क्या है, वो नीचे गिरने लगता है। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 2 बजे से लेकर 4 बजे की वर्षा होती है। तो सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सबसे ज्यादा तापमान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कठोर वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सबसे ठंडा प्रदेश टुंड्रा प्रदेश। वनस्पतियों जीव जंतुओं का अभाव टुंड्रा प्रदेश। आगे चलते हैं, ये है कर्क रेखा। तो बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है या किन देशों से होकर नहीं गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप डायग्राम देख के इसको आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। टोटल जो देश हैं वो कितने हैं, 18 देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा क्या है, गुजरती है, जाती है। जो यही कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर क्या है, गुजरती है। अगर हम इन देशों की बात करें तो क्या है, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इन देशों से होकर कर्क रेखा क्या है, गुजरती है। जो ये चीन का हिस्सा है और म्यांमार है, यहाँ कुछ हिस्सा और नीचे इसलिए क्या है, कर्क रेखा चीन से भी होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो क्या यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से बहुत से बना दिए गए हैं शॉर्ट ट्रिक पढ़ने के लिए। आप शॉर्ट ट्रिक मत जाइए, डायरेक्ट आप क्या है, मैप को समझिए, दिशाओं को समझिए। और जब मैप को समझे रहेंगे तो क्या है, जो वहाँ के राज्य रहेंगे वो भी आप समझे रहेंगे, तो आपको क्या है, रटना नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये राज्य कौन सा है, गुजरात। तो क्या है, इसके बीच से होके आपकी जो रेखा है कर्क रेखा सीधे गुजर रही है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल आपके 8 राज्य हैं जहां से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पूछ लेता है कि कौन सा गुजरता है, तो वो ऑप्शन देगा। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की।
कि विश्व में क्या है, भूमध्य रेखा कहाँ से होके कितने देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा लगभग क्या है, 13 देशों से होकर गुजरती है। ये रेखा आप बीच बीच देख रहे हैं, ये कौन सी रेखा गई है, भूमध्य रेखा गई है। और क्या है, इस पे स्थित कौन कौन से देश हैं, इस पे आपको दिया हुआ है, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैप पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कोलंबिया, इक्वेटर, ब्राज़ील, ये सारे देश क्या, इंडोनेशिया, मालदीव, ये क्या है। और यही भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। और भूमध्य रेखा जहाँ से होकर गुजरती है वहाँ पे तापमान बहुत ही ज़्यादा रहता है और वहाँ पे क्या है, खूब वन पाए जाते हैं। अगर हम ब्राज़ील की बात करें, ये पूरा ब्राज़ील है, यहीं विश्व का सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है, जिसे कहते हैं अमेज़न का जंगल। इसी जंगल से पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले क्या है, यहाँ के जंगल से निकलता है। तो सारे देश हैं, लगभग कितने देश हैं, 13 देश, जहाँ से क्या है, भूमध्य रेखा गुजरती है, या भूमध्य रेखा पे इतने देश स्थित हैं। आगे चलते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा की भी क्या है, बहुत से देश, जो तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, तो क्या है, चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है। जो नीचे का ये एक ए है मेडागास्कर, यहाँ से भी क्या है, ये गुजरा हुआ है, जाता है, कौन सा रेखा, मकर रेखा। और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें हम देखते हैं एक महाद्वीप, ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, भूमध्य और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो कौन सा महाद्वीप है, यहाँ हम देख सकते हैं, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इसको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और मेरे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।